ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी में बेटा हमने करना है परमानेंट सेटलमेंट वगैरह जो आपके सिस्टम होते हैं उनको हमने करना है इस चैप्टर में, ठीक है। सो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी भाई इंडिया में, वो मेनली किस पर आधारित थी? लूट पर आधारित थी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए इंडिया से, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाए इंडिया से, और उनको कहाँ पर ट्रेड कर दिया जाए? इंग्लैंड में या यूरोप में, जहां पर उन रिसोर्सेज की क्या थी? आपकी भारी डिमांड आपकी हुआ करती थी। सो ये जो आपके रीजन थे जहां पर आपकी इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया था, ये प्रॉस्पर, एग्रीकल्चर, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट्स में आपके रीजन थे। जो कंपनी थी इसने ये लक्ष्य बनाया कि हम इस कॉन्क्वेस्ट से, यानी कि जो वो नई नई टेरिटरीज को गेन करते जा रहे थे इंडिया में, उससे क्या करेंगे? आपका एक सरप्लस सिस्टम बनाएंगे इंडिया के एग्रीकल्चर से। जैसे आपका चाय हो गया, शुगर केन आपका हो गया, इन सारे के सारी उद्योगों को प्रोसेस करने के लिए इंडिया में क्या हुआ करती थी? इंडस्ट्रीज आपकी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने मेक श्योर किया कि इंडियन इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, ताकि सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पहुंचाया जा सके? आपका इंग्लैंड में पहुंचाया जा सके। और इंडिया, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने उस दिन आपको बताया था कि इंडिया कॉलोनी बना था आपका, ट्रेडिंग कॉलोनी बना, फिर इंडस्ट्रियल कॉलोनी बना, और फिर क्या बना था? आपका फाइनेंशियल कॉलोनी आपका बना था। तो इंडस्ट्रियल कॉलोनी के तहत इंडिया से सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, और वो फिनिश गुड बनकर दोबारा से कहाँ आता था? आपके भारतीय बाजारों में। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के चाहने वाले बहुत थे इंडिया में, मिमिक मैन्स बहुत थे इंडिया में, ठीक है। और भारत की जनसंख्या पहले से ही बड़ी थी, तो हम क्या थे? एक बड़ा बाजार थे, मार्केट थे। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी उसकी शुरुआत जो बैटल ऑफ पलासी आपका हुआ था उससे हुई थी। बैटल ऑफ पलासी के बाद हम देखते हैं बंगाल में बहुत सारे असीमित अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को आपके मिलते हैं, और धीरे धीरे इस रीजन से रेवेन्यू और सरप्लस को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर आती है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंटल आपका व्यक्ति था, कॉमर्शियल पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो रोल एज अ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। सबसे पहले ये वही वाला टाइम पीरियड है जो मैंने आपसे कहा था कि पहले हम क्या बने थे? आपका ट्रेडिंग कॉलोनी आपका बने थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? इंडिया के ट्रेड पर क्या कर लिया? आपका मोनोपोली स्टैब्लिश की, एकाधिकार स्थापित किया था। कैसे स्थापित किया था? बड़े दाम देकर और यूरोपियन कंपटीशन को डिफीट करके इंडिया से बाहर निकालकर वो क्या बन गए थे? भारतीय गुड्स के सोल खरीदार बन गए थे, ओनली खरीदार आपके बन गए थे। सो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हमने देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग एक्टिविटी की तरह आपका काम किया। कब से लेके कब तक? 1600 से लेके 1757 तक। और इन्होंने किसमें डील किया? इंडियन टेक्सटाइल में आपका डील किया, स्पाइसेस में डील किया, जो विदेशों में प्रॉफिट पर बेचे जाते थे। द कंपनीज प्रॉफिट मेनली कम फ्रॉम द सेल ऑफ इंडियन गुड्स इन फॉरेन मार्केट। कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी प्रॉफिट आपका आता था वो इंडियन गुड्स को सेल करके ही आता था। और भी कॉलोनीज थी, लेकिन वो कॉलोनीज इतना ज्यादा इनकम जनरेट नहीं करता था, रेवेन्यू जनरेट नहीं करती थी जितना सिर्फ इंडियन गुड्स से आपका जनरेट होता था। इसके साथ साथ आप देखें कि बैटल ऑफ पलासी के बाद पॉलिटिकल कंट्रोल और इंडियन ट्रेड पर आपका हो गया। अब पहले तो ये सिर्फ व्यापारी हैं, अब ये क्या है? आपके नेता भी हैं, राजा भी हैं, और उसके साथ साथ क्या है? आपके व्यापारी भी हैं। राजा होने की वजह से आप ये देखें कि इनके द्वारा ही अपनी एक्सप्लॉइटिव प्रिंसिपल, एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज को लागू आपका किया जाएगा। जैसे वीवर्स पर आपके टर्म्स लगाए, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि अंग्रेजों की जो आपकी मिलें हैं वहां पर सूती कपड़ा आपका बनता था, भारत में भी भारत के जुलाहे सूती कपड़ा बनाया करते थे। तो अंग्रेजों ने इनके साथ एक सिस्टम आपका स्टार्ट किया था जिसको भारतीय लोगों के द्वारा ददनी सिस्टम कहते हैं, ददनी प्रथा कहते हैं। ददनी प्रथा के अंतर्गत जो इंडियन मर्चेंट्स, जो ब्रिटिश मर्चेंट हुआ करते थे, वो इंडियन वीवर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे। उसमें उनको पैसे वगैरह दिया जाता था और कहते थे जब हम कहेंगे तब आपने कपास खरीदना है और जब हम कहेंगे तब आप कपड़ा बनाओगे। सो वीवर्स, क्योंकि उनको बहुत कम पैसे आपके मिलते थे, कॉन्ट्रैक्ट का मनी उनको ठीक लगता था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का मनी आपका ले लेते थे। जो नहीं मानते थे उनके अंगूठे काट देते थे, या उनके लूम्स जिनसे वो रुई और कपड़ा बनाते थे उसको तोड़ दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। सो कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिश क्लॉथ्स हैं वो इंडियन मार्केट में आ जाते हैं, और भारतीय जुलाहों को जब कपड़ा खरीदना हो या कॉटन खरीदना हो तो वो महंगा हो जाता था। तो महंगे कॉटन से महंगे कपड़े ही बनेंगे, और महंगी चीज जो है वो मार्केट से क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। महंगी चीज अच्छी होती है। इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल होता है, बैड मनी थ्रोज आउट गुड मनी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। खराब मुद्रा
अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देती है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से तुम्हारे पर्स में दो नोट हैं, एक सड़ा गला नोट है और एक कर करारा नोट है। किसको खर्चोगे पहले? तो सड़ा गला नोट क्या है? बैड मनी है, जिसने किसको बाहर कर दिया? गुड मनी को। एक्चुअल में चलना क्या चाहिए? गुड मनी चलना चाहिए ना। तुम्हारे हाथ में भी करारा नोट आना चाहिए, तुम्हारे हाथ दूसरे हाथ में करारा नोट जाना चाहिए, पर तुम्हारे हाथ में क्या आता है? फटा हुआ नोट, सड़ा गया, जिसको तुम क्या करते हो? बहुत जल्दी निकालना चाहते हो, है ना। सो ऐसे ही होता है। तो जो सस्ता खराब कपड़ा था ब्रिटिश मिल का, वो महंगा और अच्छा कपड़ा जो भारतीय जुलाहे बनाते थे उसको कंपटीशन से बाहर कर देता था। समझ में आया? एलिमिनेटिंग राइवल ट्रेडर्स, ये तो मैंने आपको बताया था भाई कि जो अब क्योंकि कंपनी का रूल आपका स्टैब्लिश आपका हो चुका है, तो जो राइवल ट्रेडर्स है उनको एलिमिनेट करने के लिए कंपनी क्या करेगी? आपके बंगाल के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको अच्छे पैसे देने का लालच आपका देगी, उनको हराकर ही भगा देगी। ठीक है। इसके साथ साथ जहां पर भी कॉटन के एरियाज हैं, बागान है या फसलें आपकी लगाई गई है, वहां के ट्रेडर्स से जाकर पहले ही अनुबंध कर लेगी, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, ताकि कोई और विदेशी कंपनी आके उनके साथ क्या ना कर सके? आपका कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके। तो ऐसी कंडीशन में जो विदेशी कंपनियां हैं उनको मार्केट ही नहीं मिलने देती थी। कौन? आपकी ब्रिटेन। इसके साथ साथ आप ये देखें कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था। ब्रिटेन पहला देश है जिसमें पूरे के पूरे विश्व में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था। औद्योगिक क्रांति आपकी शुरू हुई थी, बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित हुए थे। कहां पर? आपके ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के जो आपके उद्योग धंधे थे, इनको किसकी जरूरत थी? आपके रॉ मटेरियल की जरूरत थी। और रॉ मटेरियल कौन सपोर्ट करता था? आपका ब्रिटेन, सॉरी इंडिया आपका सपोर्ट करता था। उसके बाद आप देखते हो कि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका हुआ तो वहां के लोगों के पास क्या हो गया बेटा? अतिरिक्त पूंजी हो गई, जितना उनको चाहिए उससे ज्यादा कैपिटल उनके पास था। अब जो बिजनेस होता है बेटा, उसमें एक रूल होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ही बढ़ती है। अगर कोई व्यवसायी कहीं से लाभ कमाता है तो उसको उड़ाता नहीं है, उसको वो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करता है। अब इंडिया जो था वो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी था, है ना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेक श्योर किया था कि जितने भी अंग्रेजी व्यापारी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। और वो रिटर्न्स किसकी गारंटी पे दिए जा रहे थे? हमारी गारंटी पे दिए जा रहे थे कि इंडिया में पैसा लगाने पर तुम्हें फायदा होगा ही होगा, और नहीं भी हुआ तो कौन भरेगा? भारतीय लोग भरेंगे, है ना। पैसा ब्रिटेन का, गारंटी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। गारंटर कौन? हम लोग, हमें पता भी नहीं है। ठीक है। खैर, उसके बाद आप देखें पॉलिटिकल विल जो था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बहुत ज्यादा कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग से क्या हो चुकी थी? आपकी प्रेरित हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन या और कॉलोनीज के मार्केट को बहुत एग्रेसिवली रेड किया। एग्रेसिवली रेड करने का मतलब है, इसका मतलब वही है बेटा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत की इंडस्ट्री को खत्म कर दो। सारा का सारा कच्चा माल केवल कहाँ जाएगा? आपका इंग्लैंड में आपका जाएगा। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसके साथ साथ आप देखें कि इंग्लैंड में इस समय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपकी हुई थी। स्पिनिंग मशीन्स आपकी आ गई थी, स्टीम इंजन्स आपके आ गए थे, और आपके हैंडलूम्स आपके आ गए थे, पावर लूम्स आपके आ गए थे, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो एक क्या बन जाता है? आपके इन सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में और ज्यादा डेवलपमेंट आपके हुए। और इस पूरे डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए था? उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, जो उनको कहां से मिलता है? आपके इंडिया से मिलता है। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इम्पैक्ट आपका पड़ा। जो मैन्युफैक्चरर्स की पावरफुल क्लास थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी आपके ऑफिसर्स थे उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि भारत के जो आपके लोग हैं उनके ट्रेड राइट्स को इफेक्ट आपके हुए। और जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे उन्होंने ये प्रयास किया कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो व्यापारी हैं इंग्लैंड के, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या हो? आपका लाभ हो। वही मैंने कहा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी गारंटी किसके रिस्क पर? इंडियन गवर्नमेंट के रिस्क पर। फ्री ट्रेड पॉलिसी, इंडिया ने एक फ्री ट्रेड पॉलिसी को फॉलो किया, बेनिफिटिंग ब्रिटेन मोर देन इंडिया। फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब है बेटा कि ब्रिटेन का सामान भारत में बिना किसी टैक्स के बिकेगा, जबकि इंडियन गुड्स पर क्या लगता था? बहुत ज्यादा टैरिफ लगता था आपके ब्रिटेन पे। तो इंडिया के लिए पॉलिसी बनाने वाले कौन थे? ब्रिटिश ही थे। तो ब्रिटिश ही अपने लिए इंडिया में अपने लिए ही क्या बना रहे हैं? पॉलिसी, स्टेट पॉलिसीज आपके बना रहे हैं।
ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो आपका सिद्धांत है, इसके लिए मैंने आपको एक बेटा कोट भी बताया था 1-2 दिन पहले, जॉन सुलिवन का कोट मैंने आपको बताया था कि लंदन की जो इकोनॉमी है, ब्रिटेन की इकोनॉमी, वो एक स्पंज की तरह है जो इंडिया के किनारे या गंगा के किनारे के रिसोर्सेज को सोखता है और कहाँ उड़ेल देता है, आपके थेम्स के किनारे उड़ेलता है। तो ये वही थ्योरी है बेटा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस तरह अंग्रेजों ने भारत के रिसोर्सेज की, भारत के जो वेल्थ है, इवन तक जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनको पूरी तरह क्या कर दिया था, आपका ड्रेन कर दिया था। कैसे? अब देखो, सारे के सारा ट्रेड ड्रेन कर लिया, फिर सेकंड फेज में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका हुआ, जिससे क्या हो गया, सारा का सारा रॉ मटेरियल आपका सोख लिया गया। फिर उससे क्या हुआ बेटा, मार्केट खत्म हो गया इंडियन गुड्स का। भारतीय लोग जो भारत में रहकर भारतीय सामान बनाते हैं, उनके लिए ही मार्केट नहीं है, ठीक है? तो उनकी वेल्थ भी क्या हो गई बेटा, ड्रेन हो गई। फिर बैंकिंग सिस्टम आपका बनाया गया, बैंकों में पैसे किसने जमा करे, भारतीय लोगों ने। अब भारतीय लोगों ने बैंकों में पैसे जमा किए, तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया, इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया, है ना? बैंक क्या करते हैं, आपका पैसा जमा किया, आपके जमा किए गए पैसे किसी को लोन दे दिया, उससे क्या कमाया, इंटरेस्ट कमाया। पैसा तुम्हारा जो कैपिटल बन रही है, कैपिटल जनरेट हो रही है इंटरेस्ट से, वो भी तुम्हारे एक्सपेंस पे हो रही है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। और जब तुम पैसा निकालने जाओ तो आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, ठीक है? सो अंग्रेजों ने बैंकिंग सिस्टम को स्टैब्लिश करके भारतीय पैसे को भी क्या कर लिया था, आपका कंट्रोल कर लिया था। इसी सारे के सारे चीजों को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ड्रेन ऑफ वेल्थ देते हैं। इसके साथ साथ जब बंगाल में दीवानी राइट्स आपके मिले कंपनी को, और भी बहुत जगहों पे दीवानी राइट्स आपके मिले थे कंपनी को, तो दीवान कौन होगा, जो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो सारा टैक्स कलेक्ट करके कहां गया, अंग्रेजों की पॉकेट में। टैक्स किसका, इंडिया के लोगों का। किससे कलेक्ट किया गया, इंडियन से कलेक्ट किया गया, और कहां भेज दिया गया, आपके इंग्लैंड में भेज दिया गया। कंपनी ने इंडियन गुड्स, टेक्सटाइल वगैरह आपके परचेज किए और ब्रिटेन में उनको एक्सपोर्ट किया एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ से तो कौड़ियों के भाव मिलता था, ब्रिटेन में हाई प्राइस में आपके बेचे जाते थे, तो वहां यहाँ पर खर्च करना उनके लिए क्या था, एक इन्वेस्टमेंट था। और ऐसा इन्वेस्टमेंट कहाँ था, आपका ब्रिटेन में था। Thus Bengal revenue was continuously drained to England through the company investment policy bankrupting the region। जो पैसा इंडिया में इन्वेस्टमेंट होना था, क्योंकि वो कैपिटल कहाँ से जनरेट हुई थी, भारत से जनरेट हुई थी कैपिटल, उस कैपिटल को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाना था, इंडिया में, वेलफेयर के लिए और कामों के लिए, एडवांसमेंट के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए खर्च होना था इंडिया में, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, ब्रिटेन में। यानी कि यहाँ से पैसा भरा और कहाँ खर्च किया गया, ब्रिटेन में खर्च किया गया, जबकि यहाँ का पैसा कहाँ लगना चाहिए था, इंडिया में। So the economic drain represented a systematic transfer of India's wealth to Britain under colonial rule without any commensurate economic returns। So ड्रेन ऑफ वेल्थ जो सिद्धांत है, वो इस बारे में चर्चा करता है कि किस तरह भारत से सारी की सारी वेल्थ को उठाकर इंग्लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, और उसके बदले में भारत को कोई भी रिटर्न्स नहीं मिले। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, कि भाई मैंने इतना पैसा लगाया, कितना वापस मुझे मिलेगा इससे, ठीक है? क्या इफेक्ट आपका पड़ा ब्रिटिश रूल का, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा आपके ब्रिटिश रूल का इंडिया में? तो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला इकोनॉमी में। ब्रिटिश ने उन पॉलिसीज को प्रायोरिटाइज किया जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करती थी, उनकी इच्छाओं को, उनकी आवश्यकताओं को सर्च करती थी, और उसका भारतीय लोगों को या भारतीय इकोनॉमी से कोई भी लेना देना आपका नहीं था। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के दौरान भारतीय इकोनॉमी में क्या प्रभाव आपका पड़ता है। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है भारत की, वो डिसरप्ट आपकी हो जाती है। हर एक इकोनॉमी का एक सिस्टम होता है, एक ग्रोथ रेट होता है कि भाई इकोनॉमी जितने परसेंटेज क्या करेंगे, आपकी ग्रो करेंगी। पर ब्रिटिश की इन पॉलिसीज ने क्या किया, जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ दिया, जो ग्रोथ रेट थी वो तो खत्म ही आपकी हो गई थी, ठीक है? इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था हमारी इकोनॉमी का, वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। हमारी इकोनॉमी आर्टिजन क्राफ्टमैन से मिलकर आपकी बनती थी, इन पर निर्भर थी, और ब्रिटिश पॉलिसीज ने हमारे आर्टिजन और क्राफ्ट्समैन को क्या कर दिया, आपका पूरी तरह खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है? इंडियन रूलर्स और कोर्ट्स हु वर ट्रेडिशनली हैंडीक्राफ्ट कस्टमर्स वर्सेंड द सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कि जो राजा रजवाड़े थे वो ज्यादा अब ब्रिटिश सामान पसंद करने लगे थे। यही वो राजा रजवाड़े हुआ करते थे जो पहले भारतीय जुलाहों का सामान खरीदते थे। इंडियन ट्रेडिशनल गुड्स के क्या होते थे, ट्रेडिशनल बायर्स होते थे। पर अब ये लोग यूरोपियन सामान खरीदने लगे हैं, अंग्रेजों के साथ मिलने जुलने लगे हैं, मिमिक मैन बनने लगे हैं, उन्हीं की तरह शौक पालने लगे हैं।
तो ये बायर्स भी मार्केट से गायब होते गए, जिसकी वजह से भारतीय जो क्राफ्ट्समैन थे उनको काफी नुकसान आपका झेलना पड़ा। इम्पोवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री, ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से बहुत सारे हाई हैवी लैंड रेवेन्यू डिमांड्स आपकी किए गए, क्योंकि ब्रिटिश ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते थे भारत से, जिसकी वजह से हमारे जो किसान हैं वो और भी ज्यादा गरीब होते गए। इसके साथ साथ जो जमींदारी सिस्टम था, लैंडलॉर्ड सिस्टम था, उसकी वजह से और भी ज्यादा जो पेजेंट्री की हालत है वो और भी ज्यादा क्या होती गई, आपकी खराब होने लगती है। इसके साथ साथ रूइन ऑफ ओल्ड जिम्मेदार एंड राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म, बहुत सारे जो ओल्ड आपके जमींदार थे, मैंने आपको बताया था जब हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने कानून, एक दो चीजें आपकी पढ़ी थी, एक सूर्यास्त कानून था, एक इनाम कमीशन था। इसकी वजह से भी हम क्या देखते हैं कि जमींदारी का क्या होता है, नुकसान होता है इंडिया में। न्यू लैंडलॉर्डिज्म का यहाँ पर क्या मतलब है कि जमींदारी जब नीलाम की जाने लगी तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला कि पंजाब हरियाणा के जमींदारों ने बंगाल बिहार में जमींदारी खरीद ली। यानी कि अगर इसका मतलब क्या है, जमींदारी का था ठेका था कि भाई किसानों से पैसे जमा करो और कहाँ जमा करो, खजाने, ब्रिटिश खजाने में जमा करो। अब कोई लोकल जमींदार जब ये करने में असमर्थ रहा, क्योंकि वो थोड़ा सा लिबरल था, लीनियंट था, तो उसको हटा दिया गया पोस्ट से। फिर वहां पर किसकी नियुक्ति कर दी गई, किसी बाहरी जमींदार की नियुक्ति कर दी गई, उसकी नीलामी को बेचकर, उसकी जमींदारी को नीलाम करके। अब जो नया जमींदार आया है वो उस लोकेलिटी से वाकिफ नहीं है, ना ही कंसिडरेट है वहां के लोगों के लिए, तो वो क्या करेगा, पूरे अत्याचार करेगा, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलने की कोशिश करेगा ताकि वो अपना शेयर कंपनी में भर सके और ऑब्वियसली अपनी खाल बचा सके, है ना, क्योंकि उसको भी जमा करना होता था एक निश्चित टाइम पीरियड में। सो इसके बाद क्या हुआ, स्टैग्नेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब भारत में जब कोई लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे, है ना, अंग्रेज लगान तो वसूल रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर के बेटरमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई रिसर्च डेवलपमेंट आपका नहीं हुआ, है ना, कोई उन्नत बीज नहीं बने, कोई न्यू इरिगेशन फैसिलिटीज आपकी नहीं बनी। सो उसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो क्या होने लगेगा, आपका लगातार डिक्रीज होने लगेगा, लगातार घटने लग जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से बेटा हमारे जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है उसका डिक्लाइन हुआ, एग्रीकल्चर का आपका डिक्लाइन हुआ, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसका डिक्लाइन हुआ, वो पूरा का पूरा आपका बिखर गया। इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मशीन बेस्ड इंडस्ट्री जो आपके कॉटन टेक्सटाइल में, उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था वो भी आपका गिरने लगता है। हैंडलूम में ज्यादा लोग चाहिए थे, मॉडर्न मशीनरी आपकी आ गई उसमें कम लोग आपके चाहिए थे। और आप ये देखें कि हैंडलूम से बना हुआ सामान महंगा था, मशीन से बना हुआ सामान सस्ता था, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी इंडिया की वो भी आपकी रुक गई। इंडिया में ऐसे लोग नहीं थे, ना ही उनके पास इतनी कैपिटल थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी को क्या कर सकें, आपका इस्तेमाल में आपका ला सकें। इसके साथ साथ गरीबी और अकाल की जो समस्या है वो भारत में आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर ड्यूरेशन क्या होगा, बढ़ता रहेगा, कृषि का क्या होता रहेगा, आपका पतन होता रहेगा लगातार ब्रिटिश पॉलिसीज के अंडर। ठीक है, सो ये था आपका ब्रिटिश पॉलिसीज, ये भी आपको मैं आज प्रोवाइड करा दूंगा, दोनों की दोनों चीजें, इसको एक बार आप थोड़ा